बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे वहाँ नहीं, इधर। मैंने तेजी से उसे आवाज लगाई, जो पानी ढूंढने दूसरी तरफ जा रहा था। मुझे भी नहीं पता था कि जिधर मैं जा रही हूँ उधर से पानी मिलेगा या नहीं, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं था। तभी मैंने उसे भी उधर ही बुलाना चाहा कि हम इकट्ठे ही पानी लेने जाएं, क्योंकि मुझे हर तरफ छाए अंधेरे से बेहद डर महसूस हो रहा था और ये जगह मेरे लिए थी भी अनजान। तभी मैं उसे अपने साथ ले जाना चाह रही थी। किधर? उसने मेरे पास आकर इधर उधर देखकर पूछा। मुझे लगता है इधर से पानी मिल जाएगा, चलो इधर चलकर देखते हैं। मैंने दाएं जाने इशारा करके कहा। तुम्हारे लगने से हमें वहां से पानी नहीं मिलेगा। अगर मैं तुम्हारे साथ उधर जाऊंगा और वहां से हमें पानी ना मिला तो हम दोनों का वक्त भी जाया होगा और हम थक भी जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि तुम उधर जाओ, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। जब पानी मिलेगा वो पानी लेकर हम यहीं पर आएंगे, ठीक है? उसने वजाहत करते हुए कहा तो मैंने बेबसी से सर हिला दिया। मैं उसे बताना नहीं चाहती थी कि मुझे अकेले जाते हुए डर लग रहा है। अगर मैं उसे बताती तो वो मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देता और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी। तभी उसी तरफ चलना शुरू कर दिया तो वो भी उसी रास्ते की तरफ बढ़ गया जहां वो पहले जा रहा था। मैंने हाथ में टार्च रोशन कर रखी थी ताकि मैं रास्ता देख सकूं। ये रात का वक्त था और हर तरफ वहशतनाक सा अंधेरा फैला हुआ था। ये जगह थी भी सुनसान, जहां पर किसी का भी आना जाना नहीं था। आगे बढ़ते हुए जरा सी आहट पर मैं चौंक जाती थी, मगर जब मुझे अपने अलावा वहां कोई भी नजर ना आता तो मैं वापस चलती हुई पानी की तलाश करने लगती। मुसलसल चलते हुए मैं काफी आगे निकल आई थी, लेकिन मैं वहां ध्यान से आई थी, हर रास्ते को याद करते हुए, ताकि मुझे वापस जाने में आसानी हो और मैं वापस जाने का रास्ता न भूल जाऊं। मैं तकरीबन 5 मिनट मजीद चलकर आगे बढ़ती थी जब मुझे कुछ फासले पर कुआं नुमा चीज नजर आई। मैं दिल ही दिल में यह दुआ करते कि कुआं खुश्क ना हो आगे बढ़ी और उसके करीब चली आई। मगर यह कुआं कुछ अजीब सा था। इसके बिल्कुल सामने वाली दीवार के बिल्कुल ऊपर एक अजीब सा ताजनुमा डिजाइन बना हुआ था और पूरे कुएं की गोल दीवारों पर नामालूम जबान में कुछ लिखा हुआ था। मैंने उसे पढ़ने की कोशिश की, मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। तो मैंने कंधे उचकाकर कुएं की दीवार पर रखी छोटी सी बाल्टी उठाई तो देखा कि उस पर भी नामालूम जबान में कुछ लिखा हुआ था। उस पर लिखी सिर्फ एक तहरीर की मुझे समझ आई थी, और वो ये थी कि ये जन्नाती कुआं है और ये जन्नाती कुआं 300 साल पुराना है। ये जुमला पढ़कर मेरे होश उड़ गए कि यहाँ से पानी पीने पर मुझे कुछ हो ना जाए। मगर मुझे प्यास भी बेहद शदीद लगी थी और मैं मजीद प्यासी भी नहीं रह सकती थी। तभी मैंने जन्नाती कुएं से पानी पीने का फैसला किया और मैंने बाकी तहरीर को पढ़ने का तरद्दुद किए बगैर तेजी से बाल्टी को रस्सी से थाम कर बाल्टी को कुएं के अंदर उतारा और फिर जब उसमें पानी का वजन महसूस हुआ तो तेजी से उसे ऊपर खींचा। शुक्र था कि यह कुआं खुश्क नहीं था, वरना प्यास से मैं मर ही जाती। बाल्टी बाहर निकालकर मैंने पानी पीना चाहा, मगर गिलास मेरे पास था ही नहीं। तभी मैं अपने पास मौजूद बोतल में बाल्टी से पानी भरने लगी, मगर सारा पानी नीचे गिरने लगा, जिस पर तंग आकर मैंने बाल्टी को मुंह लगाया और लंबे लंबे घूंट भरकर पानी पीने लगी, यूं जैसे मैं सदियों से प्यासी हूं। लेकिन जैसे ही मैंने पानी पिया तो मैं वर्दा हूं, वर्दा मलिक, जिसे घूमने और नई नई चीजें देखने का बेहद शौक है, या यूं कह लीजिए कि मुझे एडवेंचर करने का जुनून की हद तक शौक है। मैंने अपनी 24 साला जिंदगी में बेहद एडवेंचर किए हैं, सिर्फ अपने शौक की खातिर, और कई एडवेंचर्स तो ऐसे भी थे जब मेरी जान जाते जाते बची थी। ऐसे में जब जान का खतरा हो तो मुझे रुक जाना चाहिए था, मगर मेरा शौक गुजरते वक्त के साथ बढ़ता गया था। और सिर्फ मैं ही नहीं, मेरा मंगेतर भी मेरे हर एडवेंचर में मेरे साथ होता है। और अगर ये कहा जाए कि मेरे शौक को मेरा जुनून बनाने में मेरे मंगेतर का हाथ है तो बेजाना होगा। मेरी उम्र 24 साल है और मैं अपने घर में सबकी लाडली हूँ। हमारा खानदानी निज़ाम मुश्तरका है। यही वजह है कि हमारा घराना बेहद बड़ा है। हमारा घर कोठी से भी बड़ा है, ये कह लिया जाए तो बेहतर है कि एक जदीद तर्ज में बनी हवेली जैसा था। और इस हवेली में मेरे एक ताया, मेरे अब्बू, मेरे 2 चचा की फैमिली रहती हैं। ताया ताई के 3 बच्चे हैं जो शादीशुदा हैं और बाल बच्चों वाले हैं। 2 बेटे जबकि 1 बेटी। बेटी अपने ससुराल होती है, जबकि बेटे अपने बीवी बच्चों के साथ यहीं रहते हैं। इसके बाद मेरे वालिदैन हैं। हम 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें और 1 भाई। मेरा भाई मुझसे बड़ा जबकि बहन मुझसे छोटी है।
जो अभी 18 साल की है और यूनिवर्सिटी के पहले साल में है, जबकि बड़ी भाई की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने खानदानी कारोबार में काम करना शुरू कर दिया है। मैंने इंग्लिश में डबल एमए कर रखा है और उसके बाद से रावी मेरे लिए चैन ही चैन लिखता है। मुझे नौकरी करने का ना शौक था ना ही ज़रूरत, तभी मैं मुलाजमत जैसे झंझट से भी दूर रही। लेकिन मैं अपना ज़्यादातर फारिग वक्त घूम फिर कर गुजारती हूँ, कभी अपने भाई या बाकी कजन्स के साथ, कभी दोस्तों के साथ और कभी मंगेतर के साथ जो मुझसे 1 साल बड़ा और मेरे बड़े भाई से 1 साल छोटा है। उसके बाद मेरे चचा हैं जिनके 2 ही बेटे हैं, एक फहीम जो कि मेरा मंगेतर है और तालीम मुकम्मल होने के बाद से भाई के साथ ही ऑफिस आता जाता है, जबकि उससे छोटा अभी कॉलेज में पढ़ता है। मेरे छोटा चचा के 4 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 2 बेटे। बेटियां छोटी हैं और अभी स्कूल में पढ़ रही हैं, जबकि बड़ा बेटा यूनिवर्सिटी में और उससे छोटा बेटा कॉलेज में पढ़ता है। मेरे ताया ताई, मेरे वालिदैन और दोनों चचा और चचियां बेहद आजिज, मिलनसार और मुखलिस लोग हैं। और यही वजह है कि आज के दौर में जब सभी अपना अलग अलग घर और अलग अलग कारोबार बनाने को तरजीह देते हैं, मेरे घर वाले एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में बिना किसी लड़ाई झगड़े या जलन के रहते हैं। हमारा अपना बेहद बड़ा कारोबार है जिसे ताया के बेटे, मेरे वालिद, मेरा भाई और छोटे दोनों चचा संभालते हैं और वहां से होने वाली आमदन या मुनाफा सब में बराबर बांटा जाता है और महीने की तनख्वाह अलग होती है। हम सब आपस में बेहद मुखलिस और अपनेपन से रहते हैं। हम लोग खाते पीते घराने से हैं और खुदा का शुक्र है कि हमें आज तक किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई, बल्कि हमें हर चीज़ वक्त से पहले मुयस्सर होती है। मेरी और फ़हीम की मंगनी ना सिर्फ घर वालों की बल्कि मेरी और फ़हीम की रजामंदी से हुई थी, जिसकी वजह यह थी कि मैं और फ़हीम बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड भी थे और एक दूसरे से मोहब्बत भी करते थे। यही सब देखते हुए हमारे घर वालों ने हमारी मंगनी कर दी और शादी कुछ अरसे बाद रखी गई। मुझे और फ़हीम दोनों को घूमने फिरने का बेहद शौक था। यही वजह थी कि फ़हीम और मैं उसके ऑफिस के बाद या फिर छुट्टी वाले घर से कार लेकर निकल जाते और सारा दिन पूरा शहर घूमते रहते। ऑफिस चूंकि अपना ही था तो कई बार फ़हीम ऑफिस से छुट्टियां लेकर मुझे दूसरे शहर भी घुमा लाता था, जहां हम बेहद नई नई चीज़ें देखते थे जो पहले कभी नहीं देखी होती थी। अपने मुल्क के कई बड़े शहरों की मैं सैर कर चुकी थी। हमें रोज़ बरोज़ बाहर निकलने और घूमने से मना भी किया गया था, मगर हमारी बेचैन रूहों को चैन नहीं आता था। ना ही तब तक हमारा खाना हजम होता था जब तक हम बाहर की सैर न कराएं। ये कहा जा सकता है कि एडवेंचर करना हमारा जुनून बन गया था। हम ना सिर्फ मुख्तलिफ जगहों की सैर करते बल्कि उन जगहों की वीडियोस बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी अपलोड करते थे, जिसे सभी लोग बेहद पसंद करते थे। हमारे वालिदैन, ताया लोग और चचा लोग हमें ज़्यादा बाहर निकलने से मना करते थे, जिसकी वजह हमारे साथ हुआ वो हादसा था जिसे आज तक कोई भुला नहीं पाया था। हुआ कुछ यूं कि मैंने और फ़हीम ने, हम दोनों ने किसी जंगल के बारे में बहुत सुना था। लोगों का कहना था कि वो जंगल नहीं, कोई अंधेरी नगरी है जहां अंदर दाखिल हो जाओ तो वहां से बाहर आने का कोई रास्ता भी नहीं मिलता, या यूं समझ लिया जाए कि वो एक भूल भुलैया थी जिसमें जो भी जाता वो वहीं फंस कर रह जाता, क्योंकि वहां जाने वाले को बाहर आने का रास्ता नहीं मिलता था। जंगल गहरा और घना होने की वजह से अंदर सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती थी, जिसकी वजह से पूरा जंगल अंधेरे में डूबा रहता था। अंदर जाने वाले अपने साथ टॉर्चर्स लेकर जाते या रोशनी का मुकम्मल इंतज़ाम करके जाते थे। हम दोनों ने ये सुना तो हम दोनों भी उस जंगल की सैर करने को तैयार हो गए कि देखें तो सही कि ऐसा क्या है उस जंगल में जो उसे इतने खौफनाक अंदाज में मशहूर किया गया है। मैंने फ़हीम से बात की तो वो झटपट राज़ी हो गया, जबकि घर वालों ने सुनते ही इनकार कर दिया कि नहीं जाना। हमने उन्हें मनाने की बेहद कोशिश की मगर वो लोग नहीं माने, तो मैंने और फ़हीम ने सब घर वालों से छुप कर उस जंगल में जाने का फैसला ले लिया। आधी रात के वक्त हम दोनों चोरी छुपे घर से निकल गए और फिर उस जंगल में पहुंच गए जिसका पता पहले से ही हमारे पास मौजूद था। वहां ले जाने वाली खुराक और बाकी ज़रूरी चीज़ों का इंतज़ाम हम पहले ही कर चुके थे। तभी हम मुतमईन थे कि जंगल की सैर करके जल्द ही वापस आ जाएंगे। मैं और फ़हीम एक साथ अपनी अपनी टार्च रोशन किए उस अंधेरे जंगल में दाखिल हुए थे और साथ साथ वीडियो भी बनाते जा रहे थे। हम आधे घंटे में जंगल के वस्त में पहुंच चुके थे और ये जंगल हमारी सोच से भी ज़्यादा अंधेरे में डूबा हुआ था।
हर तरफ घने और बड़े बड़े दरख्त, घास और खारदार जहरीली झाड़ियां थीं, जिनसे हमें बहुत एहतियात से बच बच कर चलना पड़ रहा था। मैं और फहीम हर मंजर को कैमरे में कैद कर रहे थे और बेहद पुरजोश थे कि ऐसा कोई खतरनाक जंगल भी नहीं है ये। मैं और फहीम अब तक महफूज थे। जब कुछ थक गए तो रुक कर थोड़ा आराम किया, खाना खाया और फिर पानी पीकर फिर से चल पड़े। अभी हम कुछ ही आगे गए थे जब हमें किसी जंगली जानवर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। आवाज वाज़ेह नहीं थी, इसलिए हम समझ ना पाए कि ये कौन सा जानवर है, लेकिन इतना अंदाजा था कि वो आवाज किसी चीते या शेर की थी। मैंने और फहीम ने खौफजदा होकर एक दूसरे को देखा और फिर तेजी से वापस को भागे। भागते हुए हमारे जिस्मों से कई झाड़ियां टकरा कर हमें खराशें दे गई थी। और यही नहीं, अभी हम भागते हुए कुछ ही दूर गए थे जब हमें फूले सांसों समेत रुकना पड़ा, क्योंकि हमारे सामने 2-3 सांप थे जो काफी बड़े बड़े और मोटे थे। उन्हें देखकर हमारा सांस खुश्क हो गया था, जो हमें ही देखते हुए फुंकार रहे थे। हम अपनी जगह बिल्कुल साकिन हो चुके थे, जैसे जरा सी भी हरकत करें तो ये सांप हमें डस लेंगे। मैंने सहम कर फहीम को देखा तो उसने आंखों ही आंखों में मुझे तसल्ली दी और मेरा हाथ थाम कर उन सांपों को देखा जो अब रेंगते हुए हमारी तरफ बढ़ना शुरू कर चुके थे। फहीम ने जैसे ही कहा भागो, मैं उसका हाथ थामे तेजी से दाएं जानब भागी, मगर हमें अपने पीछे मुसलसल फुंकारने और पत्तों की सरसराहट की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसका मतलब था कि वो सांप हमारा पीछा कर रहे थे। लेकिन कुछ दूर जाकर हमारी यह गलतफहमी दूर हो गई थी कि हमारे पीछे सांप नहीं बल्कि जंगली चूहे पड़े हुए थे, जो बिल्ली के बच्चे के जैसे मोटे और बड़े बड़े थे। भागते भागते हमारा सांस फूल गया था, इसलिए हम सांस बहाल करने के लिए रुके, मगर तभी हमारा ताक्कुब कर रहे जंगली चूहों ने हम पर हमला कर दिया और हमें बुरी तरह काटने लगे। हमें ऐसा लग रहा था जैसे हमारे जिस्म में कोई सुइयां चुभो रहा हो। अगर कुछ ऐसा ही रहता तो वो हम दोनों को नोच नोच कर खा जाते। वो तादाद में 3 थे और बार बार उछलकर हम पर हमला कर रहे थे। मैंने और फहीम ने बैक वक्त चाकू निकाले और खुद पर हमला करते चूहों को 2-3 बार में ही ढेर कर दिया, जिस पर हमने सुकून का सांस भरा। मगर खतरा अभी टला नहीं था। तभी हमने यहां से वापस जाने का फैसला किया कि कहीं हम किसी जानवर का शिकार होकर लुकमाए अजल न बन जाएं। और फिलहाल तो ना ही मैं जितनी जल्दी मरना चाहती थी, ना ही फहीम। हम दोनों एहतियात से हर तरफ का जायजा लेते आगे बढ़ रहे थे जब अचानक मुझे दरख्त पर सेब लगे दिखाई दिए। मैं पुरजोश सी भागी और उस दरख्त की तरफ लपकी, मगर अपनी खुशी में मैं नीचे मौजूद काली दलदल को ना देख पाई और मेरे पैर दलदल में धंस गए। फहीम चूंकि पीछे था, तभी वो बच गया था। मैं नीचे को धंसती जा रही थी, जिससे खौफजदा होते मैंने ऊंची आवाज में चीखना और रोना शुरू कर दिया, साथ साथ मज़ाहमत करना भी शुरू कर दी। फहीम परेशानी से मुझे निकालने का कोई हल ढूंढ रहा था, क्योंकि मैं नीचे को धंसती जा रही थी। और यही नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे जिस्म को कोई चीज बुरी तरह काट रही हो। फहीम ने मुझसे कहा कि चीखना और हिलना बंद करो, ऐसे तुम हिलने से ज्यादा तेजी से नीचे धंसोगी, जिस पर मैंने हिलना और चीखना बंद कर दिया। फहीम ने कुछ सोचकर एक दरख्त से लंबी और मजबूत शाख काट कर और उसका एक सिरा खुद थाम कर दूसरा सिरा मेरी तरफ फेंका, जिसे मैंने मजबूती से थाम लिया और फिर वो मुझे उस मजबूत शाख के जरिए बाहर खींचने लगा। मुझे बाहर निकलते आधा घंटा लग गया था और फिर बाहर निकलते ही हम दोनों तेजी से जंगल से बाहर के जाने भागे थे कि हम अब मजीद यहाँ इस खौफनाक जंगल में ठहर कर अपनी जान नहीं गंवाना चाहते थे। हम इस जंगल से कैसे निकले और किन किन मुश्किलात का सामना किया, ये एक अलग कहानी थी। लेकिन वहां से बाहर आने के बाद हमारा जिस्म जख्मों से चूर था। हम घर जाने की बजाय अस्पताल चले आए थे और हमें आते ही अस्पताल में दाखिल कर लिया गया था, क्योंकि हमारी हालत बेहद ख़राब थी। मैं तो फिर कुछ ठीक थी, लेकिन फ़हीम बेहद बुरी हालत में था। उस वक्त सुबह के 5 बज रहे थे जब हम बेदम से अस्पताल पहुंचे थे। अस्पताल से ही हमने अपने घर फ़ोन कर दिया था, जिस पर सभी अस्पताल आन मौजूद हुए थे और हमारी हालत देखकर दंग रह गए थे। हमारे जिस्मों पर खराशे, नील कांटे के निशान थे। मैं चूंकि दलदल में फंसी थी, इसलिए कीड़ों के जिस्म पर गहरे सुर्ख निशान पड़ गए थे, जिनमें मुझे ना सिर्फ खारिश हो रही थी बल्कि जलन और तकलीफ से मेरा बुरा हाल था। जब हमें इमरजेंसी से निकाल कर आम कमरे में मुंतकिल किया गया तो सब बारी बारी हमसे मिलने आए, मगर बजाय हमें हौसला देने के वो सब हमें हमारी उस बेवकूफ़ी पर डांट रहे थे
کہ ہمیں بنا بتائے اس خوفناک جنگل میں نہیں جانا چاہیے تھا جہاں ہماری جان جاتے جاتے بچی تھی۔ ہم نے ان کی ڈانٹ اور تانے خاموشی سے سنے تھے کہ جواباً اپنی صفائی دینے پر وہ شاید مزید بھڑک جاتے، اسی لیے ہم نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ہمارے کزنز اور بہن بھائی ہماری حالت پر پریشان تو تھے ہی، مگر بڑوں سے ہماری درگت بننے پر دل کھول کر ہنس بھی رہے تھے، جس پر ہم ان کو گھور بھی نہ سکتے تھے کہ ہمارا حال بے حد بے حال تھا۔ ہمیں تب 2 دن بعد ہسپتال سے چھٹی ملی تھی، اور اس دن کے بعد سے ہم کسی ایسی جگہ نہیں جا پائے تھے جہاں جا کر ہمیں ایڈونچر کرنے کا موقع ملتا۔ اور کچھ اب ہمارے بڑے بھی ہم پر نظر رکھتے تھے کہ کہیں ہم بنا اجازت یا چوری چھپے گھر سے کسی سو کالڈ ایڈونچر کے لیے نہ نکل جائیں۔ ہم نے بھی کچھ ہفتوں کے لیے اپنی ایسی سرگرمیاں ختم کر دی تھیں تاکہ ہمارے بڑوں کا ہم پر ختم ہوا اعتماد بحال ہو سکے۔ اس کے بعد کل ہی میں نے اور فہیم نے ایک قدیم عمارت کے کھنڈرات کے بارے میں سنا تھا جہاں سے ماہر آثار قدیمہ کو بے حد قدیم چیزیں ملی تھیں۔ اب میرا اور فہیم کا منصوبہ تھا ہم اس کھنڈر کو دیکھنے جائیں، کیونکہ وہ وادی کچھ سال پہلے ہی دریافت ہوئی تھی اور دور دور سے سیاح اس تباہ شدہ آبادی کے کھنڈرات دیکھنے کو آتے رہتے تھے۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں اور فہیم گھر والوں کو بتا کر جائیں گے کہ پچھلی بار کی ڈانٹ اور وہ حادثہ میں بھولی نہیں تھی۔ تبھی فہیم نے بڑوں سے اجازت لینی چاہی تھی۔ پہلے تو وہ لوگ صاف منع کر گئے تھے، مگر جب فہیم نے بتایا کہ وہ جنگل نہیں بلکہ صرف ایک کھنڈر ہے جہاں سے ہم لوگ ایک دن میں ہو کر واپس آ جائیں گے، تو وہ مان گئے۔ اور فہیم نے اس بار ان کو پورا یقین دلایا تھا کہ اس دفعہ ہم پوری احتیاط کریں گے۔ میرے باقی کزنز یا بہن بھائیوں کو ایسا کوئی شوق نہیں تھا، تبھی ہر ایڈونچر میں ہم دونوں ہی ہوتے تھے۔ گھر والوں سے اجازت ملنے کے بعد میں نے اور فہیم نے اپنا ضروری سامان اور کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھا، اور پھر سب سے مل کر ہم لوگ اپنی کار میں اسی وادی کی طرف روانہ ہو گئے جو کھنڈرات میں بدل چکی تھی۔ ہمیں وہاں پہنچنے پر 4 گھنٹے لگے تھے، اور وہاں پہنچ کر ہم اس سوچ میں پڑ گئے تھے کہ اتنی دوپہر میں ہم رکے کہاں، کیونکہ ہر طرف ٹوٹی پھوٹی دیواریں، گرتے ہوئے دروازے وغیرہ ہی تھے۔ کوئی بھی گھر صحیح سلامت نہیں تھا۔ کچھ سوچ کر ہم نے ایک دیوار چنی جو بے حد موٹی تھی اور بالکل سیدھی کھڑی تھی، اس کے گرنے کا خدشہ نہیں تھا۔ تبھی ہم نے اس دیوار کے ساتھ اپنا سامان لگایا اور اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا وغیرہ کھایا اور باتیں کرنے لگے۔ یہاں ہمیں اپنے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آیا تھا، جس پر ہمیں کچھ حیرت بھی ہوئی تھی۔ دن کے وقت یہاں بے حد گرمی تھی۔ کچھ دیر سستانے کے بعد ہم نے اپنا کیمرہ نکالا اور یہ کھنڈر دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کی ویڈیوز اور تصاویر بھی بنانے لگے۔ ہمیں اس سب میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ ہم سارا وقت اسی میں مصروف رہے، اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی کہ کب دن گزرا اور کب شام ہونے کے بعد اندھیرا چھا گیا۔ چونکے تو ہم تب جب ہمیں بھوک نے ستایا۔ ہم اپنے سامان کے پاس واپس آئے اور پھر کھانا کھایا، مگر یہ دیکھ کر ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے کہ ہمارا پانی ختم ہو چکا ہے، اور یہاں گھومنے کے دوران ہمیں پانی کا کوئی ذریعہ بھی نظر نہیں آیا تھا جہاں سے ہم پانی پی سکتے۔ خیر، اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی کچھ دیر تک ہم آرام کرتے رہے۔ ہمارا ارادہ سونے کا تھا، لیکن فہیم کا کہنا تھا کہ کچھ رات کے مناظر کی ویڈیوز بنائی جائیں تاکہ سب کو دکھائی جا سکے۔ تبھی میں اور فہیم پھر سے اٹھ کھڑے ہوئے اور کھنڈرات میں گھومنے لگے، مگر اس سب کے بعد ہمیں پھر سے پیاس محسوس ہوئی تو فہیم نے مشورہ دیا کہ پانی ڈھونڈ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے مل جائے۔ میں رات کے وقت اکیلی جانا نہیں چاہتی تھی، تبھی فہیم کو روکنا چاہا، مگر اس کا کہنا تھا کہ الگ الگ سمتوں میں پانی ڈھونڈیں گے تو وقت بھی بچے گا اور جسم میں طاقت بھی، ورنہ ہم دونوں ہی تھک جائیں گے۔ تبھی میں ہر خوف کو پسے پشت ڈال کر آگے بڑھتی پانی کا کوئی ذریعہ تلاش کرنے لگی۔ کچھ آگے جانے کے بعد مجھے ایک کنواں مل گیا تھا، مگر وہ کنواں جنات کا کنواں تھا جس پر قندہ تحریر میری سمجھ سے باہر تھی، کیونکہ وہ نامعلوم زبان میں تھی۔ مجھے ڈر بھی محسوس ہوا کہ کہیں اس پانی کو پینے سے مجھے کچھ ہو نہ جائے، مگر پیاس سے میرا برا حال تھا۔ تبھی میں نے مزید دیر نہ کرتے ہوئے کنویں پر رکھی بالٹی کو کنویں میں ڈال کر پانی نکالا اور پھر لمبے گھونٹ لے کر پانی پینے لگی۔ مگر جیسے ہی پانی پیا میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور مجھے بالٹی میں عجیب و غریب مخلوق کا عکس نظر آنے لگا۔ مجھے اس مخلوق سے خوف محسوس ہوا کیونکہ وہ بے حد خوفناک تھی اور انسان تو بالکل بھی نہیں تھی۔ میں نے تیزی سے بالٹی کو نیچے پھینکا اور پیچھے کو ہونے لگی، مگر تبھی میرا سر چکرایا اور میں لڑکھڑائی، اور پھر جب خود کو سنبھال نہ پائی تو بے ساختار نیچے جا گری۔ اس کے بعد کیا ہوا کیا نہیں میں نہیں جانتی تھی،
लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं ये देखकर हैरान रह गई कि मैं अस्पताल में थी। मुझे इल्म नहीं था कि मैं यहाँ कैसे आई। मैं सीधी होकर बैठी तो सब घर वाले मुझे डांटने लगे कि कहा भी था कि मत जाओ, मगर कौन सुनता है। अब फिर से बीमार होकर आ गई हो, आइंदा से तुम्हारा घर से निकलना बंद। मैं उनकी बातें और डांट सुनकर हक्का बक्का सी सबको देखती रह गई और यकीन दिलाने की कोशिश करने लगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, बस हल्का सा चक्कर आया था। मगर सब मुझे डांट कर आराम करने की हिदायत कर चुके थे। मुझे हुआ क्या था और तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मैंने सबके जाने के बाद फहीम से पूछा, जो यहीं पर मौजूद था। मैं जब पानी की तलाश में नाकाम होकर उसी जगह वापस पहुंचा जहां हमने एक दूसरे को वापस आकर रुकने का कहा था, तो तुम मुझे वहां जमीन पर गिरी हुई मिली, जिस पर मैं बेहद परेशान हो गया। मैंने तुम्हें चेक किया तो तुम बेहोश थी, जिस पर मैं मजीद परेशान हुआ। तुम्हारे पास ही पानी की बोतल खाली पड़ी हुई थी, जिसका मतलब था कि तुम्हें पानी नहीं मिला था। मगर तुम बेहोश कैसे हुई, ये बात मुझे समझ में नहीं आई थी। लेकिन चूंकि मेरे पास ज्यादा सोचने समझने का वक्त नहीं था, तो मैं तुम्हें उठाकर कार में लाया और फिर सारा सामान समेट कर कार में रखकर वापसी को रवाना हुआ। मैंने रास्ते में कई मर्तबा तुम्हें होश दिलाने की कोशिश की, मगर तुम होश में नहीं आई। फहीम ने बताया तो मैं दंग रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उस कुएं की बजाय कहीं और से उससे मिलती। हालांकि मुझे अच्छे से याद था कि मैं कुएं के करीब ही गिरकर बेहोश हुई थी, और वो भी जन्नात के कुएं का पानी पीकर। मगर तुम मुझे किसी अस्पताल में ले जाते। मैंने याद आने पर पूछा। ले तो जाता, मगर मेरा तुमसे कोई शरई रिश्ता नहीं था जिस पर डॉक्टर मेरे हवाले से मशकूक हो जाते। मैं डर गया था कि कहीं वो मुझे अगवाकार समझकर पुलिस के हवाले ही ना कर दें, इसलिए यहाँ लाकर घर वालों को भी बुला लिया था। फहीम ने बताया तो मैं सर हिला गई कि जैसा वो कह रहा था वैसा वाकई हो सकता था। लेकिन तुम्हें हुआ क्या था? तुम बेहोश कैसे हो गई जबकि मैं तुम्हें सही सलामत वहां छोड़कर गया था? फहीम ने इस्तफसार किया तो सारा का सारा मंजर मेरी निगाहों के सामने घूम गया और मैंने फहीम को अलिफ से लेकर ये तक सारी बात हर्फ बहर्फ सच सच बता दी, जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो गया। मैं फहीम से कुछ नहीं छुपाती थी, तभी बिला झिझके हर बात उसकी गोश गवार कर दी। 300 साल पुराना कुआं और तुमने उस जन्नती कुएं से पानी पी लिया? फहीम ने हैरत से पूछा। तो मैं और क्या करती? पैदल चल चलकर मेरा बेहद बुरा हाल हो गया था और मुझे बेहद प्यास महसूस हो रही थी। तभी मैंने बिना सोचे समझे वहां से पानी पी लिया। मगर एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि मैं कुएं के पास से वापस वहां तक कैसे पहुंची। मुझे अच्छे से याद है कि पानी पीते ही मेरा सर चकराया था और मैं बेहोश होकर कुएं के करीब ही नीचे गिर गई थी। फिर मैं वहां से वापस कैसे आई? मैं बस इसी बात पर हैरान होती चली जा रही थी। जैसे भी आई, हमारे लिए यही बहुत है कि तुम ठीक और सलामत हो। अब अपने जहन में ज्यादा जोर मत डालो, वरना मजीद बीमार पड़ जाओगी। और हाँ, घर में से किसी को भी जन्नात के इस 300 साल पुराने कुएं के बारे में मत बताना। फहीम ने कहा तो मैंने चौंक कर उसे देखा। क्यों? मैंने हैरत से पूछा। तुम्हें बेहोश देखकर सब बेहद परेशान हो गए थे और मुझे इतनी डांट पड़ी है कि तुम वो सब सुनती तो दोबारा बेहोश हो जाती, वो भी एक तवील अरसे के लिए। अब अगर सबको उस 300 साल पुराने जन्नात के कुएं के बारे में बताओगी तो वो मजीद परेशान हो जाएंगे और आइंदा के लिए हम दोनों का घर से दूर जाना बंद कर देंगे। और क्या तुम चाहती हो कि ऐसा हो? फहीम ने कहा तो मैं तेजी से नफी में सर हिला गई कि मैं नहीं चाहती थी कि मुझ पर घर में कैद रहने की पाबंदी लगाई जाए। गुड गर्ल, फहीम ने कहा तो मैं मुस्कुरा दी। शाम तक मुझे डिस्चार्ज कर दिया गया तो मैं घर आ गई थी। कुछ देर कमरे में आराम किया और फिर रात खाने पर कमरे से बाहर आई और सबके साथ बैठकर खाना खाने लगी। मगर जैसे ही मैंने पानी पिया मुझे उल्टियां आना शुरू हो गईं और पेट में बेतहाशा दर्द होने लगा, इतनी जोर से कि मुझे लग रहा था जैसे मेरी जान हलक में आन अटकी हो। मैं उल्टियां करती बाथरूम में भागी थी। मैंने जैसे ही वॉशरूम के बेसन में झांका, खौफ और परेशानी से मेरी चीख निकल गई क्योंकि मुझे खून की उल्टी आ रही थी। मेरी चीख सुनकर सभी परेशान हो गए थे और मेरे पास चले आए थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर वॉश बेसन पर पड़ी तो वो भी दहल उठे। मैं कुछ संभली तो मुंह हाथ धोकर वापस कमरे में आई। मेरी माँ मेरी कमर सहलाकर मुझे हौसला देने लगी तो मैं लेट गई, मगर प्यास से मुझे हलक में कांटे चुभते हुए महसूस हो रहे थे। मैंने पानी मांगा तो फहीम ने झट से पानी का गिलास भर के आगे कर दिया, जिसे मैंने फटाफट पी लिया। मगर पानी पीते ही एक बार फिर दर्द की एक शदीद लहर मेरे पेट में उठी और मुझे फिर से उल्टी होने लगी। दूसरी खून की उल्टी ने मुझे बेहद निढाल कर दिया था। ऐसा लग रहा था जैसा किसी ने मेरी आंतें पकड़कर मरोड़ दी हों और जिस्म से जान निकाल कर रख दी हो। सब बेहद परेशान हो गए थे।
क्योंकि खून की उल्टियां होना कोई आम बात नहीं थी। रात का वक्त था, मगर फिर भी मेरे वालिदैन मुझे अस्पताल ले गए। ताया और चचा के साथ फहीम भी साथ था, जबकि बाकी सब घर पर ही थे। मेरी उल्टी थम चुकी थी, मगर मुझे बेहद कमजोरी महसूस हो रही थी। वहां जाकर मेरा मुआयना किया गया और फिर कुछ टेस्ट किए गए, जिसके बाद हम दवाई लेकर घर आ गए। लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट्स कल मिलनी थी। घर आने तक मैं ठीक हो चुकी थी। घर आते ही मैंने शरबत पिया और सो गई। सब अब पुरसुकून थे कि मैं ठीक थी। अगले दिन मैं खुद को कल की निस्बत बेहतर महसूस कर रही थी। सब मर्द हजरात मेरी तरफ से मुतमईन होकर ऑफिस और कॉलेज जा चुके थे, जबकि मैंने नाश्ते में पराठा और चाय खाने पीने के बाद अपनी ताई और चचियों के पास नशिस्त संभाल ली थी, जो मेरे लाड उठा रही थी कि कल मैंने अब तबीयत के बाइस उनकी जान निकाल के रख दी थी। काफी देर उनके पास बैठने के बाद मुझे प्यास महसूस हुई, तो मैंने चची से पानी मांग कर पिया। मगर जैसे ही मैंने पानी पिया, बिल्कुल कल की तरह एक बार फिर मेरे पेट में दर्द की एक शदीद लहर उठी और मुझे खून की उल्टी आने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है। सब खातीन बेहद परेशान हो गई थी, क्योंकि उल्टी करते करते मैं बिल्कुल बेजान होकर रह गई थी। चची ने फौरन फहीम को फोन किया, तो वो घर आकर मुझे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने मेरा मुआयना किया और बताया कि मुझे कोई बीमारी नहीं है, ना ही कोई मसला है। उसके साथ ही उसने कल किए गए टेस्ट्स की रिपोर्ट भी खोलकर सामने रख दी कि हर रिपोर्ट क्लियर है। मुझे किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं। मुझे कोई बीमारी नहीं थी, ये जानकर जहां मुझे और फहीम को खुशी हुई, वहां हम यही सोचकर परेशान हो गए कि जब मुझे कोई बीमारी नहीं थी, फिर खून की उल्टियां क्यों हो रही हैं। घर आकर फहीम ने सबको मुतमईन किया और फिर फहीम मुझे कमरे में छोड़ने गया। सीढ़ियां चढ़ने के बायस मुझे थकन के साथ प्यास महसूस हुई, तो मैंने फिर से पानी पी लिया। मगर पानी पीते ही पहले वाला वाकया हुआ और मुझे खून की उल्टी आ गई। मैं तेजी से बाथरूम में भागी और उल्टी करके निढाल सी वापस आकर बेड पर ढह गई। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? डॉक्टर के मुताबिक तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, फिर पानी पीते ही तुम क्यों खून की उल्टियां करने लगती हो? फहीम ने गम से कहा तो मैं चौंक उठी। पानी पीते ही? मैंने बुड़बुड़ा कर पूछा तो वो सर हिला गया। मुझे तो अब एहसास हुआ था कि मुझे खून की उल्टी तभी होती थी जब मैं पानी पीती थी। इसके अलावा कुछ भी खाने पीने से मुझे उल्टी नहीं हो रही थी, और डॉक्टर्स के मुताबिक मुझे कोई शदीद किस्म की बीमारी भी नहीं थी। तो इस सब से जो जवाब मेरे जहन में आ उभरा था, उसने मुझे डरा कर रख दिया था। खौफ से मैं रोने लगी, तो फहीम परेशान सा मुझे देख कर रोने की वजह पूछने लगा। ये खून की उल्टियां तभी होती हैं जब मैं पानी पीती हूँ, बाकी कुछ भी खाऊं तो कुछ नहीं होता। और मेरा ये हाल तभी से है जब से मैं उन खंडरात से वापस आई हूँ, यानी जन्नात के 300 साल पुराने कुएं का पानी पीने के बाद से। जब से मैंने वो पानी पिया है, उसके बाद से ही ऐसा होना शुरू हुआ है। वो भी तब जब मैं अपनी दुनिया का आम पानी पीती हूँ। मैंने रोते हुए बताया तो वो नासमझी से मुझे देखने लगा। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फहीम ने उलझ कर कहा, मैंने जिन्नात के कुएं का पानी पिया है, जिसमें ऐसा कुछ था कि अब मैं अपनी दुनिया का पानी नहीं पी सकती। अगर पीऊंगी तो मुझे खून की उल्टी होगी। खून की उल्टियां तो उससे होती हैं जिससे कैंसर हो, मगर डॉक्टर के मुताबिक मैं ठीक हूं। यानी ये बीमारी जिन्नात के कुएं का पानी पीने से हुई है, जो आम इंसानी डॉक्टर को समझ में नहीं आ रही। मैंने खौफ से कांपते हुए बताया तो वो भी दंग रह गया। अब क्या करेंगे? फहीम ने खौफ से पूछा। मुझे नहीं पता, मुझे अभी नहीं मरना, मुझे बचा लो फहीम, मैंने रोते हुए बेबसी से कहा। तो फहीम ने मेरे हाथ थपथपा कर मुझे तसल्ली दी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो, मैं सबसे बात करता हूँ, ये बात छुपाई नहीं जा सकती। फहीम ने कहा तो मैं भी तेजी से उसके साथ उठकर नीचे की जानिब बढ़ी। मुझे अब अपने जिस्म में कमजोरी सी महसूस होने लगी थी, जैसे मेरे जिस्म में बिल्कुल ही जान ना रही हो, और अब तो ये कैफियत मुस्तकिल मुझ पर छाई रहती थी। सब नीचे हाल में जमा हो गए। मर्द हजरात भी मेरी तबीयत खराबी का सुनते घर आ गए थे। फहीम ने सबको मतवज्जे करके जब बिना झिझके पूरी बात बताई तो सब शॉक्ड से हम दोनों को देखने लगे, जैसे उन्हें इस बात का यकीन ही ना आया। सबसे पहले मेरी माँ को होश आया और उसने हमें डांटा कि हमें ये बात सबसे पहले बतानी चाहिए थी। बाकी सबने भी हमें डांटने के बाद हमारे एडवेंचर्स पर पाबंदी आयद कर दी, और जो कुछ हो चुका था उसके बाद तो मैं खुद भी कभी घर से दूर न जाती, बस एक बार मैं ठीक हो जाती। सभी अब परेशानी से इस मसले का हल सोच रहे थे, जब छोटी चची ने कहा कि वो एक आमिल को जानती हैं जो इंसानों को लाहक जन्नात के मसाइल हल करता है। फहीम ने जल्दी से उनसे पता लिया और फिर मैं, मेरे बाबा और फहीम उस आमिल की तरफ रवाना हो गए। प्यास से मेरा बुरा हाल था,
लेकिन मैं पानी नहीं पी सकती थी, क्योंकि उसके बाद मुझे खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती, जिससे होने वाला पेट का शदीद दर्द बर्दाश्त करने से बेहतर था कि मैं प्यासी ही रह जाती। वहां पहुंचकर हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि ये आमिल का आस्थाना था, जहां हमसे भी पहले बेशुमार लोग बैठे हुए थे और अपना अपना मसला लेकर अपनी बारी आने पर आमिल के हुजरे के अंदर जाते थे और फिर कुछ देर बाद वहां से बाहर आते थे। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद मैं भी अपनी बारी आने पर फ़हीम और अपने बाबा के साथ आमिल के हुजरे में गई। आमिल का हुलिया रिवायती आमिलों जैसा ही था, मगर उसने हरे रंग की बजाय काले रंग की जुब्बा पहन रखी थी और हाथों में बड़ी सी तस्बीह पकड़ी हुई थी, जिसके दाने वो बारी बारी गिराता जा रहा था और जेरे लब कुछ न कुछ पढ़ता जा रहा था। मैं कुछ झिझकती हुई अपने बाबा के इशारे पर जाकर उस आमिल के सामने कुछ फासले पर बैठ गई। उस आमिल ने अपनी पढ़ाई रोककर अपनी आंखें खोलकर मुझे देखा। क्या मसला है तुम्हें? आमिल ने पूछा तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे शुरू से लेकर सारी बात बता दी कि कैसे मैं जिन्नात के कुएं में पहुंची और वहां से पानी पीकर बेहोश हो गई, और फिर वापस आने के बाद कैसे मेरी तबीयत खराब होने लगी। सारी बात सुनने के बाद उसने सर हिलाया और फिर मेरे सर पर हाथ रखकर ज़ेरे लब कुछ पढ़ने लगा। वो जैसे जैसे पढ़ता जा रहा था वैसे वैसे मेरे सर पर बोझ बढ़ता जा रहा था, जैसे किसी ने भारी वजनी सिल मेरे सर पर रख दी हो। कुछ देर यही कैफियत छाई रही। जो ही उस आमिल ने अपना हाथ हटाया वैसे ही मेरे सर पर महसूस होता वो बोझ भी अपने आप ही सिरक गया, जिस पर मैं कुछ सुकून में आई। मैंने आंखें खोली तो वो आमिल हमारी तरफ मतवज्जे हुआ। जिन्नात का वो कुआं 300 साल पुराना है, जिसमें जिन्नात का खून शामिल है। दरअसल इस वादी के रहने वालों पर जिन्नात काबिज हो गए थे जो बेशुमार थे, और वादी के लोगों को वो ना सिर्फ नुकसान पहुंचाते थे बल्कि उन पर काबिज होकर उनसे अजीब अजीब तरह की हरकतें भी करवाते थे। वो सारे के सारे सरकश जिन्नात थे, जिनको उनकी दुनिया से निकालकर इंसानी दुनिया में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था, और वो उस वादी में पहुंच गए थे। वो सभी जिन्नात वहां के लोगों पर काबिज होकर और उन पर अपनी अजारादारी कायम करके उनसे अपनी बातें मनवाते थे, और जो उनकी बात नहीं मानता था उनको जान से मारने से भी दरेग नहीं करते थे। वादी के लोग उनसे भी बेहद तंग आ गए थे। तभी वहां कोई आमिल बाबा आया था, जिसने 7 दिन का चिल्ला काटकर उन जिन्नात पर काबू पाया था, लेकिन वो बेहद सरकश जिन थे जो उसकी कैद में हमेशा नहीं रह सकते थे। तभी उसने उन सभी जिन्नात के जहनों को वक्ती तौर पर काबू में करके उन सब जिन्नात को एक दूसरे को जान से मारने पर मजबूर कर दिया, लेकिन उन सब ने एक दूसरे को लोहे के हथियारों से मारा था, वो भी वादी से बाहर पानी के कुएं पर, जो उन जिन्नात का ही था, और जिन्नाती दुनिया में वो इस कुएं को अपने साथ लाए थे। इस कुएं पर वो सब मारे गए और उन सब का खून उस कुएं में गिर गया, जिसके बाद से वो कुआं सबके लिए मुसीबत बन गया। जो भी उस कुएं से पानी पीता वो कोई और पानी पीने के काबिल नहीं रहता था, और जब भी कोई और पानी पीता तो उसे खून की उल्टियां होने लगती। यही नहीं, जब वादी के लोगों ने उल्टियों से बचने के लिए उस कुएं का पानी इस्तेमाल करना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़कर वो सब लोग हलाक हो गए, और यूं वो वादी उजड़ गई। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तुमने उस कुएं का पानी पी लिया है, तभी तुम्हारे साथ दूसरा आम पानी पीने से ऐसा हो रहा है। और अब अगर तुम आम पानी को छोड़कर उस कुएं का पानी पियोगी तो भी जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि उस पानी को पीने से आहिस्ता आहिस्ता अंदर से नामालूम बीमारी का शिकार होकर खत्म हो जाओगी। आमिल ने सारी बात तफसील से बताई तो हम सब हक्का पक्का रह गए, जबकि ये सुनकर मेरी जान ही निकल गई थी कि अनकरीब मैं मरने वाली थी। मैंने रोना शुरू कर दिया तो फ़हीम मुझे तसल्ली देने लगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि मुझे मौत से कितना डर लगता है। लेकिन उस मसले का हल भी तो होगा। दुनिया में कोई ऐसा मसला नहीं जिसका खुदा ने हल ना बताया हो। मेरे बाबा ने परेशानी से पूछा। हर मसले का हल होता है, और उस मसले का भी एक हल है, लेकिन उस मसले का हल अच्छा होगा या बुरा इस बारे में मैं कुछ भी नहीं कह सकता। आमिल ने फिर से कहा तो हमने चौंक कर उसे देखा। हल क्या है, आप पहले ये तो बताएं। फ़हीम ने जरा तेज लहजे में कहा तो आमिल ने नागवारी से उसे देखा, मगर फिर सर झटक कर गोया हुआ। इस मसले का हल यह है कि उस लड़की को उसी कुएं का पानी पिलाया जाए, मगर इस पानी में आम इंसानी पानी और एक जिन का खून भी शामिल होना चाहिए। उसके बाद ही ये लड़की पहले की तरह नॉर्मल हो सकेगी, क्योंकि इस पानी में मौजूद बुरे असरात को आम पानी और जिन का खून खत्म कर देगा। आमिल ने बताया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि अब मुझे एक जिन का खून इस कुएं के पानी में मिलाकर पीना पड़ेगा, मगर हम किस जिन का खून लेंगे और वो आएगा कहां से?
فہیم نے پھر سے پوچھا تو عامل نے کہا کہ اس کنویں کے قریب جا کر اس لڑکی کو 21 مرتبہ ایک منتر پڑھنا ہوگا، جس کے بعد وہاں ایک جن نمودار ہوگا اور اسی سے اس کا خون لے کر اسے اس کنویں کے اور عام پانی میں ملا کر پینا ہے، صرف 3 گھونٹ اور وہ بھی 3 سانسوں میں، مگر شرط یہ ہے کہ یہ وہاں اکیلی جائے گی، اس کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور ایک خطرناک بات یہ ہے کہ وہ جن اچھا ہوگا یا برا، اس کا فیصلہ اس لڑکی کی قسمت کرے گی۔ اگر وہ اچھا جن ہوا تو بچ جائے گی، لیکن اگر وہ برا ہوا تو شاید اسے جان سے مار دے، اسی لیے کہا تھا کہ اس مسئلے کا حل برا ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے یا نہیں۔ عامل کہہ کر چپ ہو گیا تو میں سوچ میں پڑ گئی۔ اگر نہ کرتی تو تڑپ تڑپ کر خون کی الٹیاں کرتی مر جاتی، اور اگر یہ عمل کرتی تو شاید بچ جاتی۔ مجھے اپنی زندگی بچانے کے لیے رزق لینا ہی تھا، کیونکہ مجھے تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا تھا۔ میں نے حامی بھری تو عامل نے ایک منتر کاغذ پر لکھ دیا۔ مجھے بابا اور فہیم نے روکنا چاہا، مگر میں اب ٹھان چکی تھی۔ بابا گھر چلے گئے تو میں فہیم کے ساتھ اس وادی میں آ گئی جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ آج اس لیے آئی تھی کہ گھر جاتی تو کوئی مجھے یہ کام کرنے نہ دیتا۔ فہیم کو الوداع کہہ کر میں ہاتھ میں منتر والا کاغذ اور عام پانی کی بوتل تھامے اس کنویں کے پاس چلی آئی جو میری موت کا ذریعہ بن گیا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بوتل نیچے رکھی اور کنویں میں بالٹی ڈال کر پانی نکالا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے آس پاس ڈھیروں جنات ہوں جو اگلے ہی پل مجھے نوچ کر کھائیں گے، اور میں تھی بھی اکیلی جسے ہر چیز سے خوف آ رہا تھا۔ صبح سے پیاسی تھی اور اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے۔ میں نے کنویں کا پانی بوتل میں ڈالا تو آدھی بھر گئی۔ اس کے بعد میں نے عامل کا دیا ہوا منتر کھولا اور اسے تیزی سے پڑھ کر دہرانے لگی۔ جیسے ہی میں نے 21 مرتبہ وہ منتر پڑھا، ویسے ہی تیز طوفانی آندھی آ گئی۔ میں خوف سے رو کر دعا کرنے لگی کہ یہ اچھا جن ہو، برا نہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں تیزی سے بند کر لیں کہ تبھی کسی کا بڑا سا ہاتھ میرے کندھے پر پڑا۔ مجھے مت مارنا، مجھے مت کھانا، میں تمہیں بلانے پر مجبور تھی۔ میں نے تیزی سے اس کی طرف رخ کر کے بنا آنکھیں کھولے کہا، مگر جب کافی دیر تک جواب نہ آیا تو میں نے تیزی سے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو خوف سے چیخ اٹھی، کیونکہ سامنے بے حد خوفناک جن کھڑا تھا جو اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا تو میں نے ڈرتے ہوئے اسے ساری بات بتا دی، جسے اس نے چپ چاپ سنا بنا مجھے کچھ کہے، مگر پھر بھی مجھے اس کے لمبے بالوں، سینگوں اور بے حد لمبے نوکیلے دانتوں سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ میری بات سننے کے بعد اس نے بنا کچھ کہے چٹکی بجائی تو اس کے ہاتھوں میں تیز دھاری خنجر نمودار ہو گیا، جسے تھام کر وہ میری طرف بڑھا، جس پر میں خوف سے چیختی نیچے گر گئی۔ وہ میرے پاس بیٹھا تو میں رونے لگی، مگر میرے پاس بیٹھ کر اس نے اپنی کلائی پر اس تیز دھاری چاقو سے کٹ لگایا اور پھر بوتل اپنے پاس کر کے اس میں اپنا خون گرانے لگا، جس پر میں ہکی بکی رہ گئی۔ یعنی میری دعا قبول ہو چکی تھی، اور وہ ایک اچھا جن تھا جس نے میری مدد کرنے کی غرض سے خود کو چوٹ پہنچا لی تھی۔ میرا خوف قدرے کم ہوا تو میں نے رونا بند کر دیا۔ اپنا نیلا خون بوتل میں ڈال کر اس نے بوتل میری طرف بڑھائی تو میں نے شکریہ کہہ کر اس سے بوتل لے لی۔ وہ میرے بوتل پکڑتے ہی فوراً غائب ہو گیا تو میں نے تیزی سے اس بوتل سے اس جن کے خون ملے پانی کے 3 گھونٹ بھرے اور 3 ہی سانسوں میں بھرے، جیسے عامل نے کہا تھا۔ جن کا خون ملا کر پانی پیتے ہی میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا اور مجھے اپنا وجود پہلے کی نسبت بے حد ہلکا پھلکا لگا۔ مجھے اب کی بار الٹی نہیں آئی تھی۔ پانی پینے سے جس پر میں خوش تھی، میں تیزی سے فہیم کے پاس آئی اور اس سے سادہ پانی لے کر پیا تو اس بار بھی الٹی نہ ہوئی۔ مطلب میں پہلے کی طرح نارمل ہو چکی تھی، جس پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اگر میرے منتر پڑھنے پر برا جن آ جاتا تو اس وقت تک وہ مجھے چیڑ پھاڑ کر کھا چکا ہوتا، مگر خدا کا شکر تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ فہیم بھی بے حد خوش تھا، اور پھر ہم گھر کی طرف روانہ ہوئے تاکہ سب کو میرے ٹھیک ہونے کی خبر سنا سکیں۔ میں نے اور فہیم نے اب اس سب کے گزرنے کے بعد فیصلہ کیا تھا کہ اب ہم مزید ایڈونچر کے نام پر اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالیں گے، بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی زندگی کے ہر پل کو خوبصورت بنائیں گے۔ کہ اس سب کے بعد میں سمجھ گئی تھی کہ یہ سب ہمارے ایڈونچر کی وجہ سے ہوا تھا۔ اب شکر تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔